औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर बात करते हैं। अब विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे पास कौन है? इससे पहले आपको इल्म है कि हम दी पोइट्स ऑफ द रोमांटिक एज के ऊपर बात करना शुरू कर चुके हैं और हमने जो है इनको 3 ग्रुप्स में, हमने तो नहीं बल्कि क्रिटिक्स ने उनको डिवाइड किया है। इनमें से हमने द लेक्स पोइट का जो ग्रुप है जिसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ, ईस्टी कॉलेरिज एंड साउथी है, ये द लेक ग्रुप में आता है। इनमें से फर्स्ट पे जो हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ है, आज स्पेसिफिकली हम इनके ऊपर बात करते हैं कि हाँ, इस बात की भी वजाहत हमने की है कि क्यों इनको द लेक पोइट्स कहा जाता है और उसकी पूरी डिटेल जो है वो आपके सामने इससे पहले लेक्चर में पड़ी है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो 1770 में पैदा हुआ, इन 1850 में इसका डेथ हुआ। ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है, यानी ये एक भी आपका एमसीक्यूज हो सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन, सो इन आपके वो या वो उसका डेथ कब हुआ, तो 1850 में। अब इसके ऊपर मैं आपको जनरली थोड़ा सा बता देता हूँ। याद रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स ही इज कॉल्ड एज दी फादर ऑफ रोमांटिक पोइट्री। उसको फादर ऑफ रोमांटिक पोइट्री भी कहते हैं। दूसरी बात, उसको पायनियर ऑफ द रोमांटिक पोइट्री भी कह सकते हैं। तीसरी बात जो है वो यानी ये वाहिद बंदा था जिसने जिसकी पब्लिकेशन से रोमांटिक्स पोइट्री का शुरू हुई, जिसका नाम है लिरिकल बैलेट्स। ठीक है, तो ये वाहिद बंदा था जिसने पूरे जो है वो, जिससे इससे पहले जितने भी एजेस रहे हैं वो इनसे वो बाइकाट कर चुके हैं। कोई नकल उसने उसका नहीं उतारा है, बल्कि उसने एक रिवोल्यूशनरी पोइट्री लाया है जिसका नाम है रोमांटिक पोइट्री। और वो कौन सी पोइट्री है? जिसके अंदर वो कॉमन लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, एक आम इंसान की एहसासात, एक आम इंसान की जज्बात। तीसरी बात जो है, आम नेचर के ऊपर उसका सारा पोइट्री है और उसका जो मेन कंसर्न है, ही इज़ द पोइट ऑफ नेचर एंड ही इज़ आल्सो कॉल्ड द वर्शिपर ऑफ नेचर। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कौन थे? याद रखिएगा, बड़े बड़े मास्टर्स, जिस तरह हमारे पास पोप, अलेक्जेंडर पोप, या जिस तरह हमारे पास वो जो है पहले हमने वो बात कर चुके डॉक्टर जॉनसन जैसे बड़े बड़े प्रोमिनेंट राइटर्स जो हैं वो उसको नहीं फॉलो कर चुके हैं। ये वही लोग थे डियर स्टूडेंट्स कि उसने पोइट्री के लिए कोई ख़ास रूल्स रखे थे और बाद में जितने भी पोइट्स थे उनके लिए वो डिफ़ाइन रूल थे कि किसी ने पोइट्री जब करना है वो इस ख़ास रूल को जहन में रखते हुए वो पोइट्री करना है। हत्ता कि पोप ने फिर हीरोइक कपलेट जब उसने वो इमर्ज की और वो एज अ मेजरमेंट पार दी पोइट्री रही, जितने भी वो क्वालिटी, हास क्वालिटी वाले पोइट्री वो होगी जिसके अंदर क्लोज कपलेट होगी। जबकि वो जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो उसने कुछ वो नहीं यूज़ की। थर्ड बात मैं आपको बताऊं उन क्लासिक्स का कि उसने वो कुछ ख़ास डिक्शन प्रॉपर रखी कि इस डिक्शन मीन दी यानी दी आउट्स, जैसे कि दी अल्फाजों का जो चुनाव होता है इसको हम डिक्शन कहते हैं। पोइट्री के अंदर अल्फाजों का चुनाव के मतलब ये है कि पोइट्री के अंदर कोई ख़ास अल्फाज होंगे, पोइट्री के अंदर कोई ख़ास जो है वो अल्फाजों का चुनाव होगा जो कि आम कॉमन ज़िंदगी में वो हम नहीं यूज़ करते नहीं। जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया कि उसने एक तो वो बोला कि नो प्रॉपर डिक्शन फॉर द पोइट्री के लिए कोई ख़ास डिक्शन नहीं होगी। दूसरी बात, नो क्लोज कपलेट और हीरोइक कपलेट शुड बी यूज्ड हियर। उसने बोला कि ये बात नहीं कि हाँ वहाँ कोई क्लोज कपलेट या हीरोइक कपलेट यूज़ होगी और इसके नहीं हो गया। तो इस पाबंदियों से उसने पोइट्री को निकाला और उसने एज अ होल पोइट्स एंड पोइट्री के बारे में बता दिया। वो तो मैं आपको बताता हुआ आगे उसने पोइट्स के बारे में क्या बताया कि अ पोइट इज़ अ मैन एंडेवर्ड विथ सम लिवली सेंसिबिलिटी, कि एक पोइट एक ऐसा बंदा होगा जिसके बाद कोई ऐसा सेंसिबिलिटी होगा जो जिंदा होगा। मोर इंथुजियाज्म, उसके अंदर जोश और जज्बा ज़्यादा होगा। एंड टेंडरनेस असल में
ये नरम दिली को भी कह सकते हैं आप, वो ले सकते हैं कि उसका वो दिल ज़्यादा नरम होगा। हु हैज़ ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसके पास इंसान के नेचर के मुताबिक ज़्यादा नॉलेज होगा। मोर कंप्रहेंसिव सोल, और इसका सोल जो होगा वो मिजाज वो ज़्यादा कंप्रहेंसिव होगा। देन आर सपोज टू बी कॉमन अमंग दी मैनकाइंड, यानी उसके मतलब एक इंतुजियाज़म जो है, एक मतलब एहसास जो है और जो गर्मजोशी जो है वो तो हर इंसान में है, कंप्रहेंसिवनेस। लेकिन पोइट के अंदर ये सारी चीज़ें आम इंसान से थोड़े ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये है कि पोइट्स का कहना है कि पोइट्स आर नॉट क्रिएटेड, दे आर बॉर्न, कि पोइट जो है वो पैदा नहीं होते, सॉरी वो बनाए नहीं जाते, बल्कि वो पैदा होते हैं। ठीक है ना, तो उसने ये बताई। साथ साथ जो है वो उसने पोइट्री को डिफ़ाइन की कि पोइट्री ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई ख़ास जो है वो कोई ख़ास बंदा कोई ख़ास नॉलेज जहन में रखे, या वो जो है कोई ख़ास किताब को वो स्टडी करे, या कोई ख़ास मास्टर को फॉलो करे। नहीं, बल्कि उसने पोइट्री को डिफ़ाइन की कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। याद रखिएगा, अक्सर वो जो है बाज़ लोग कंफ्यूज होते हैं कि पावरफुल इमोशंस, या वो अगरचे ये वर्ड सिनोनिम्स में आते हैं, लेकिन ऐसी नहीं बात, ये वर्ड असल में फीलिंग है कि द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, के वो एहसासात जो स्पॉन्टेनियसली ओवरफ्लो होते हैं, जो बस जब वो इंसान को इल्हाम जैसा होता है, जब भी उसके जहन में वो स्पॉन्टेनियसली आता है, वो कोई उसके लिए कोई ख़ास वक्त नहीं मुकर्रर, उसके लिए कोई ख़ास मौका नहीं मुकर्रर, जब कोई भी ये चीज़ जो है ओवरफ्लो किसी टाइम पे भी इंसान के जहन में भी आ सकता है। याद रखिएगा, आपके इंटरव्यू का एक क्वेश्चन है जो कि अभी शुक्र है क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आपके जहन में ये चीज़ रखना चाहिए कि द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। अब बेटा हम इसके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। उसने सबसे पहले जो है लार्ज नंबर एंड वेराइटी ऑफ लिरिक्स लिखी, बहुत सारे लिरिक्स और इसके अंदर वेराइटीज़। और याद रखिएगा, इन जितने भी लिरिक्स है उसको उसने एक ख़ास किताब जैसे शक्ल उसने दी, जिसको नाम दिया लॉसी पोएम्स। ये आपका एमसीक्यू से याद रखिएगा। इसके अंदर जितने भी लिरिक्स है, एक तो इसके अंदर उसने जो थॉट्स प्रोड्यूस की है, जब आप इसको पढ़ने लग जाते हो आपको ऐसा लगता है, यानी जितने भी फेमिलियर चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे साथ खुद होता जा रहा है। यानी इसके अंदर जो उसने वो सब्जेक्ट मैटर को चूज़ की है, या इसने वो जिस चीज़ को पॉइंट आउट की है, वो हमारी ज़िंदगी में है। दूसरी बात, इसका एक लाइन जब आप पढ़ लेंगे तो दूसरा आपको खुद बहुत समझ आ जाएगा। मतलब ये है कि इतना सिंपल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में उसने वो पोइट्री लिखे, जो कि इसका दावा भी यही था कि पोइट्री के लिए कोई खास डिक्शन नहीं चाहिए जो क्लासिक लोग रखते थे, बल्कि पोइट्री जो है वो कॉमन जो आम लोगों का लैंग्वेज है इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो लॉसी पोएम्स आपको पता चला कि इसके लार्ज नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिरिक्स का नाम है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ही रोट अ नंबर ऑफ सोनेट्स ऑफ रेयर मेरिट। या आप नोट करते जाए कि उसने सोनेट्स लिखी जिसका कोई खास मेरिट, तो मतलब कोई खास वो नहीं थे, ऑफ रेयर मेरिट्स विच वॉज अ फाइन कम्बिनेशंस ऑफ डिग्निटी ऑफ थाट्स एंड इमोशन। याद रखिएगा, कोई ख़ास मेरिट के वो नहीं थे, लेकिन एक फ़ाइन कम्बिनेशन है डिग्निटी ऑफ थाट्स का। मतलब ये है कि ये सोनेट्स जो है कोई ख़ास तो नहीं थे, लेकिन इसके अंदर जो कम्बिनेशन है थाट्स एंड इमोशन का वो कमाल के हैं। अब वो सोनेट्स का क्या नाम है याद रखिएगा, ये आपके एमसीक्यूज हो सकता है। टू मिल्टन इज डैश रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आपके वो इसमें आ सकते हैं कि लिरिकल पोएम वो जो है वो, और जो है वो लॉन्ग पोएम सोनेट्स, और नन ऑफ देम टू मिल्टन एक्चुअली ये सोनेट है। दूसरी वो है वो वेस्टमिनिस्टर ब्रिज जो है अनदर सोनेट का नाम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। एंड द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, जो कि हमारे पास अनदर एक सोनेट है जो कि फर्स्ट ईयर के निसाब का हिस्सा भी है। बेटा इसके ऊपर मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त पोम है। ये असल में एक रिवोल्ट है अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हुआ, और साथ साथ जो है वो रोमांटिक पोइट्री के सीड्स भी वो ग्रो होने लगे, तो उसने बगावत के तौर पे लिखी। अब
उसने चंद ऑड्स भी लिखी हैं। इन हिज ऑड्स ही गिव्स एक्सप्रेशंस टू हिज हाई आइडियाज इन फिलॉसफी ऑफ लाइफ। अब उसने चंद ऑड्स भी लिखी हैं जिसके अंदर वो बहुत ऊंचे आइडियाज ख्यालात इन फिलॉसफी ऑफ लाइफ देता है। उसके ऑड्स का नाम है ओड टू द ड्यूटी। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखी गई ओड है। ओड ऑन दी एंटीमेसी ऑफ इमोरलिटी, दूसरा जो है उसकी ओड का नाम है। ठीक है, तो ये उसका थोड़ा सा जो है उसका वॉलिटरी कंट्रीब्यूशन है। ही वॉज नॉट ओनली अ लिरिकल पोइट, ही justly claims to be the poet of man। एक तो वो उसको सिर्फ लिरिकल पोइट नहीं कहा जाता है, उसको द पोइट ऑफ मैन भी कहा जाता है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा आपको वजाहत देता हूँ। शुरू में मैं आपको बता चुका था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो इट वाज समवेयर in 1798 और 1800 took place in England। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पहले यही सीन था कि हम जो है इंसान की फलाह के लिए हम काम करते हैं। फिर जो है वो टायरेनिटी की तरफ चले गए तो वो इसके अगेंस्ट हुए। जब उसका यही सिनारियो वो चीज़ लाया कि हम इंसान की फलाह के लिए काम करते हैं, तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो उसके साथ हुआ। इसका मतलब ये है कि द पोएट ऑफ मैन, द पोएट ऑफ नेचर। वो द पोएट ऑफ नेचर कैसा है, उसके पोएट्री आप देख ले तो वो जो है वो नेचर को फोकस करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस जो है उसका एक सोनेट है। इन ह्यूमन लाइफ जो है उसके पोएट्री के अंदर जो है अगर आप स्टडी कर ले तो वो ह्यूमन नेचर आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगा। एज ए होल इसको जब हम स्टडी कर ले सो ही डिस्कवर्ड, उसको ये अंदाज़ा हुआ दैट देयर इज़ एन इनेट हार्मनी बिटवीन मैन एंड नेचर। जब उसने वो पूरा सिनारियो स्टडी की तो उसको अंदाज़ा हुआ, या उसको आप स्टडी कर ले कि एक इनेट मीन पैदाइशी एक हार्मनी में आपस में एक ताल्लुक है मैन एंड नेचर का। अच्छा, अब तक तो हमने वो स्टडी की कि वो जो है एज ए होल उसको बताया कि इंसान और नेचर जो है वो एक दूसरे से बड़े हार्मनी में है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ मैन इज अ पार्ट ऑफ नेचर। ये आप नोट करते जाए कि अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ व्हाट डज वर्ड्सवर्थ से अबाउट अ मैन, सो ही सेज मैन इज अ पार्ट ऑफ मैन नेचर। और इस बात की दलील वो कहाँ पे देते हैं, उसने एक पोम लिखी है, एक मतलब लिटरेरी वर्क है उसका, लॉन्ग पोम यू कैन से, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। इसके अंदर जो है वो इस बात की दलील देते हैं कि मैन इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। और यहाँ पर वो बात करता है कि और चंद पोइट्री लाइन भी है, वो मैं तो नहीं है बता सकता, वो आप खुद रीड कर सकते हैं। मैं आपको पेज बता सकता हूँ, आप बी आर मलिक किताब पे आप पेज नंबर 145 पे देख ले तो आपको नज़र आ जाएगा। वो कहते हैं कि इन द ओल्ड मैन एंड सराउंडिंग्स मेक अ सिंगल पिक्चर। जिधर एक ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी खड़ा हो और इसके सराउंडिंग जो है तो वहाँ पर दो चीज़ें नहीं है, असल में एक सिंगल पिक्चर है। ठीक है, आगे वो क्या कहता है, आगे वो कहते हैं वर्ड्सवर्थ ओन स्पिरिट विद द यूनिवर्स इज द थीम वर्ड्सवर्थ ग्रेटेस्ट नेचर पोएम्स। ये पॉइंट आप ज़रा नोट करते, इंतहाई लाजमी। वर्ड्सवर्थ का जो अपना स्पिरिट है उस स्पिरिट के साथ यूनिवर्स का ताल्लुक, वर्ड्सवर्थ के जितने भी बड़े बड़े पोएम्स हैं उन पोएम्स का ये एक थीम है। यानी वर्ड्सवर्थ का खुद का स्पिरिट और इसका लिंक यूनिवर्स के साथ, वर्ड्सवर्थ ने जितने भी बड़े पोएम्स लिखे हैं ये उसका थीम है। ग्रेटेस्ट नेचर पोएम्स जब उसने लिखी है इनका थीम है। उनके ग्रेटेस्ट नेचर पोएम्स कौन कौन से हैं, लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाव टेंटन एबी, ये उसके एक बड़ा जो है वो नेचर पोएम है। यू ट्रीज जो है उसका दूसरा एक बड़ा नेचर पोएम है। एंड थर्ड जो है द सिंपलन पास जो है उसके एक नेक्स्ट जो है वो बड़ा नेचर पोएम है जिसका मेन थीम जो है वर्ड्सवर्थ का स्पिरिट और इसका लिंक यूनिवर्स के साथ। अच्छा, अगर उसके हम लॉन्गर पोएम्स की तरफ हम जाए जो कि वो बड़े उसके वो लॉन्गर पोएम्स हैं जो कि ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्क है, अगरचे वो ज़रा इतना वो अनइंटरेस्टिंग है और जो है बड़ा प्रोजी है, प्रोजी मीन बहुत ज़्यादा वो वसी है, लेकिन उसका वो मैं जिक्र आपको करना चाहता हूँ। वो इसका नाम है, एक जो है बड़ा उसके वो ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्क जो है द प्रिल्यूड, उसका ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्क है।
एंड द एक्सकर्जन, और फिर जो है उसके जहन के मुताबिक वो कहता है कि प्रिल्यूड एंड एक्सकर्जन जो है ये मैं चाहता हूँ कि ये एक बुक हो और एज ए होल मैं इसको द रिक्लूज कहूँ। ये ज़बरदस्त पॉइंट है, यानी प्रिल्यूड एंड द एक्सकर्जन को मैं एक ही किताब में वो मैं शामिल करूं और एक ही पोएम मैं दोनों पोएम से बनाऊं जिसका नाम है द रिक्लूज। और ये रिक्लूज के अंदर जो है वो एज ए होल जो है वो किस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट नेचर, नेचर के बारे में है, मैन एंड सोसाइटी के बारे में है द रिक्लूज। ठीक है, अब यहाँ तक तो उसका लिटरेरी वर्क जो है तकरीबन वो तमाम हुआ। यहाँ तक तो आपको इल्म हुआ कि हमने क्या की कि विलियम वर्ड्सवर्थ के लिटरेरी वर्क के बारे में आपको इल्म हुआ। याद रखिएगा वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारे पोइट्री जो है वो बाद में भी उसके लेटर ईयर्स में भी लिखी, लेकिन वो पोइट्री जो है वो इतनी वो डल एंड अनइमेजिनेटिव थी। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसी कोई सिंगल लाइन नहीं है जिसके अंदर कोई आपको डिग्निटी नहीं मिल जाएगी और जो है वो आपको जो है वो ऐसे कोई फजूल लाइन नहीं मिल जाएगी, अगरचे वो अनइमेजिनेटिव है। और टेनिसन जो है अकॉर्डिंग टू हिम वो कहते हैं ना कि वर्ड्सवर्थ ने कोई एक लाइन ऐसी नहीं प्रोड्यूस की जो कि फजूल है अकॉर्डिंग टू टेनिसन। तो बेटा ये हुआ हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर पूरा लेक्चर। यहाँ तक आप लोगों का कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद लेग पोइट का जो सेकंड पोइट है एस.टी. कॉलरिज, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कोई सवाल ना हो तो आप मेरे साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोगों का फ़ायदा होगा। और ये फिर मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ, इंसान जब चाँद पे कदम रख सकता है, जब हवा में उड़ सकता है, तो एक मामूली सा टेस्ट हम नहीं पास कर सकते। ज़रूर इंशाल्लाह इसके लिए चाहिए अज़म, मजबूत इरादा, तो वो तो हमारा है। इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।